दोस्तों, हमारे देश में आज भी कई सारे मर्डर केसेस पुलिस स्टेशन में पेंडिंग पड़े हैं और इनके पीछे का कारण भी बहुत आम सा होता है। कई बार तो मरने वाले की पहचान ही नहीं हो पाती है और कई बार पुलिस के सुस्त रवैये या फिर कह ले लापरवाही की वजह से कातिल बच निकलता है। पर आज की कहानी एक ऐसे रहस्यमय केस की है जहां कातिल तो पकड़ा गया लेकिन मरने वाले की लाश आज तक नहीं मिली। अब ऐसे में आप सभी दोस्तों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब पुलिस को कोई लाश मिली ही नहीं तो उसके कातिल तक पुलिस कैसे पहुंच गई और आखिर कैसे एक गुमशुदा लड़की की तलाश में निकली पुलिस उसकी लाश तक नहीं ढूंढ पाई। वो सब हम आपको आज की इस कहानी में बताएंगे। पर उससे पहले अगर आपको ऐसी रियल और इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है मुंबई में रहने वाली एक लड़की की जिसका नाम था कीर्ति व्यास। कीर्ति पेशे से एक चार्टेड अकाउंटेंट थी और वो फरहान अख्तर की एक्स वाइफ अधुना अख्तर के बी ब्लंट सैलून में फाइनेंस मैनेजर के तौर पर काम कर रही थी। कीर्ति का घर मुंबई के ग्रांट रोड स्टेशन के पास में था और उसका ऑफिस अंधेरी में, इसलिए कीर्ति रोज सुबह अपने घर से ग्रांट रोड स्टेशन जाती थी और फिर वहां से वो मुंबई की लोकल ट्रेन पकड़कर अंधेरी स्थित अपने ऑफिस पहुंचती थी। कीर्ति का ये डेली रूटीन था। 16 मार्च 2018 को भी कीर्ति सुबह करीब 9 बजे अपने घर से ऑफिस के लिए निकलती है, पर शाम को वो अपने घर नहीं पहुंचती है। घर वाले कीर्ति के मोबाइल पर कॉल भी करते हैं पर उसका फोन स्विच ऑफ बताता है। घर वालों को लगता है कि शायद कीर्ति रास्ते में होगी और उसका मोबाइल डिस्चार्ज हो गया होगा। लेकिन जब कीर्ति देर रात तक घर नहीं पहुंचती है तब घर वालों को उसकी चिंता होने लगती है और फिर अगले दिन उसके घर वाले पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। मिसिंग रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस वाले कीर्ति की तलाश में सबसे पहले उसके ऑफिस पहुंचते हैं। ऑफिस में पूछताछ के बाद पुलिस वालों को पता चलता है कि कीर्ति 16 मार्च को तो ऑफिस आई ही नहीं। अब यहाँ से पुलिस वालों के मन में कई सवाल उठने शुरू हो गए कि घर से निकलने के बाद आखिर कीर्ति कहाँ गई। क्या वो किसी लड़के के साथ भाग गई या फिर किसी ने उसको किडनैप कर लिया। रहस्यमय तरीके से गायब हुई कीर्ति की खोज पुलिस दिन भर करती रही पर उसका कुछ भी पता नहीं चला। इसके अगले दिन यानी कि 18 मार्च को कीर्ति के ऑफिस के 2 एम्प्लॉय पुलिस स्टेशन में आकर ये बताते हैं कि 16 मार्च की सुबह वो लोग अपनी कार में बैठकर कीर्ति के घर की तरफ से ऑफिस आ रहे थे कि तभी उन्हें रास्ते में कीर्ति दिखाई दी। क्योंकि वो सब एक ही ऑफिस में एक साथ काम करते थे इसलिए उन्होंने कीर्ति को ऑफिस तक लिफ्ट देने के लिए गाड़ी में बैठा लिया, लेकिन कीर्ति ग्रांट रोड स्टेशन पर ही उतर गई और उसके बाद वो लोग ऑफिस आ गए। इन दोनों एम्प्लॉय में से एक का नाम था खुशी सहजवानी और दूसरे का नाम था सिद्धेश तमंकर। पुलिस इन दोनों की बातों को सत्यापित करने के लिए उनके ऑफिस पहुंचती है और वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में उनके ऑफिस पहुंचने से लेकर शाम तक की सारी सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। फुटेज में वो दोनों सुबह टाइम से ऑफिस पहुंचते हैं और शाम को टाइम से ऑफिस से निकल जाते हैं। पूरी सीसीटीवी फुटेज में कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे कि उन पर शक किया जा सके। इसके बाद पुलिस कीर्ति के घर से लेकर ग्रांट रोड स्टेशन तक करीब 2 किलोमीटर तक लगे सभी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगालना शुरू करती है। इनमें से घर के पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कीर्ति घर से निकलते हुए दिखाई देती है। फिर उसके बाद वो उनकी गाड़ी में बैठते हुए दिखाई देती है जैसा कि उन दोनों ने बताया था। लेकिन इसके बाद ग्रांट रोड स्टेशन पर लगे किसी भी कैमरे पर कीर्ति नहीं दिखाई दी। अब यहीं से पुलिस को उन दोनों पर शक होना शुरू हो जाता है, पर उन दोनों के खिलाफ पुलिस के पास अभी तक ऐसा कुछ भी ठोस सबूत नहीं था जिससे कि पुलिस वाले उनसे कड़ाई से पूछताछ कर सके। हालांकि अगर पुलिस को किसी पर एक बार शक हो जाए तो वो फिर किसी न किसी तरीके से कोई न कोई कनेक्शन तो ढूंढ ही निकालते हैं और इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। 16 मार्च की सुबह जिस वक्त कीर्ति गायब हुई थी उस दिन उसके फोन के लास्ट लोकेशन के हिसाब से उसका फोन ग्रांट रोड स्टेशन से कई किलोमीटर दूर वर्ली इलाके में स्विच ऑफ हुआ था और जिस वक्त कीर्ति के फोन का लोकेशन वर्ली दिखा रहा था उसी वक्त खुशी सहजवानी और सिद्धेश तमंकर के भी फोन का लोकेशन वर्ली दिखा रहा था। यानी कि कीर्ति को उन दोनों ने ग्रांट रोड स्टेशन पर नहीं छोड़ा था।
अब इसके बाद पुलिस इस कनेक्शन को और भी पुख्ता करने के लिए एक बार फिर से कीर्ति के घर से लेकर वर्ली की तरफ जाने वाली सभी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करती है। इनमें से नवजीवन सोसाइटी के पास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में कीर्ति फोर्ड इको स्पोर्ट गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठी हुई दिखाई देती है। इस गाड़ी की ड्राइवर सीट पर खुशी सहजवानी थी और गाड़ी की पिछली सीट पर सिद्धेश तमंकर बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। करीब 7 मिनट बाद वो गाड़ी 7 रास्ता नाका के सीसीटीवी कैमरे पर दिखाई देती है, पर इस फुटेज में गाड़ी के अंदर कीर्ति नहीं दिखाई देती है। इसका मतलब ये था कि कीर्ति के साथ जो कुछ भी हुआ है वो इसी 7 मिनट के अंदर ही हुआ है। इसके बाद पुलिस खुशी और सिद्धेश से एक बार फिर से पूछताछ करती है और इस बार खुशी और सिद्धेश पुलिस के बुने सवालों के जवाब में फंसने लगते हैं। वो दोनों इधर उधर की कहानियां सुनाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद पुलिस खुशी सहजवानी की गाड़ी फोर्ड इको स्पोर्ट को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज देती है। फॉरेंसिक जांच में गाड़ी के अंदर कुछ ब्लड के सैंपल मिलते हैं। इसके बाद पुलिस ने कीर्ति की मां के ब्लड सैंपल को डीएनए जांच के लिए उस फॉरेंसिक टीम को भेजा। डीएनए रिपोर्ट में गाड़ी के अंदर से मिले ब्लड सैंपल कीर्ति की मां से मैच कर गए। अब ये केस पानी की तरह साफ हो चुका था, लिहाजा पुलिस इस बार खुशी और सिद्धेश से कड़ाई से पूछताछ करती है और उन्हें सारे सबूत दिखाती है, जिसके बाद वो दोनों टूट जाते हैं और पूरा गुनाह कबूल कर लेते हैं। वो दोनों बताते हैं कि सिद्धेश तमंकर ऑफिस में अकाउंट का काम देखता था और कीर्ति थी उसकी मैनेजर। इनके बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन इसी दौरान सरकार ने नई जीएसटी पॉलिसी लागू की और तब से सिद्धेश अकाउंट्स में कुछ न कुछ गलती करते जा रहा था। कीर्ति ने कई बार उसे समझाया भी, पर नई जीएसटी पॉलिसी सिद्धेश को समझ में नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से कीर्ति के काम पर इसका इफेक्ट आ रहा था। इसलिए कीर्ति ने सिद्धेश को 1 महीने का नोटिस पीरियड पकड़ा दिया, यानी कि वो 1 महीने बाद सिद्धेश को जॉब से निकालने वाली थी। सिद्धेश कीर्ति को काफी समझाता है, उसे मनाता है, पर फिर भी वो नहीं मानती है और तब इस कहानी में एंट्री होती है खुशी सहजवानी की। असल में दोस्तों, खुशी सहजवानी इस ऑफिस की मैनेजर थी और सिद्धेश तमंकर के साथ उसका नाजायज संबंध था। नाजायज संबंध इसलिए क्योंकि 42 साल की खुशी सहजवानी शादीशुदा और 16 साल के बच्चे की मां थी, जबकि सिद्धेश तमंकर की उम्र महज 28 साल की थी और उसकी शादी नहीं हुई थी। ऑफिस बंद होने के बाद भी दोनों अक्सर देर रात तक वहां रुकते थे। अब ऐसे में अगर सिद्धेश को कीर्ति ऑफिस से निकाल देती तो खुशी का दिल ऑफिस में लगने वाला नहीं था, इसलिए खुशी भी सिद्धेश की सिफारिश कीर्ति से करती है, पर कीर्ति तब भी नहीं मानती है और वो अपना फैसला नहीं बदलती है। इसके बाद एक आखिरी बार कीर्ति को मनाने के लिए 16 मार्च 2018 की सुबह ये दोनों उसके घर जाते हैं। कीर्ति घर के बाहर ही मिल जाती है, जिसके बाद ये दोनों उसे ऑफिस तक लिफ्ट देने के बहाने गाड़ी में बैठा लेते हैं। रास्ते में सिद्धेश फिर से कीर्ति को मनाने की कोशिश करता है, पर जब कीर्ति नहीं मानती है तब गुस्से में आकर सिद्धेश अपने रुमाल से आगे सीट पर बैठी कीर्ति का गला घोटना शुरू कर देता है। इस दौरान कीर्ति के बगल में बैठी खुशी सहजवानी लगातार गाड़ी चला रही होती है। कीर्ति खुद को बचाने के लिए बहुत छटपटाई और इसी छटपटाहट के दौरान उसे कई जगह चोट लग गई, जिसकी वजह से कीर्ति के ब्लड सैंपल उस गाड़ी से मिले। कीर्ति को जान से मारने के बाद चलती गाड़ी में ही सिद्धेश गाड़ी की पिछली सीट को फोल्ड करके कीर्ति की लाश को गाड़ी की डिग्गी में डाल देता है। इसके बाद खुशी सहजवानी उस गाड़ी को अपने अपार्टमेंट के पार्किंग एरिया में खड़ी करके वहां से वो दोनों ऑफिस के लिए चले जाते हैं और फिर शाम को ऑफिस से आने के बाद वो दोनों देर रात को गाड़ी पार्किंग से निकालते हैं और वडाला के पास समुद्र की खाड़ियों में कीर्ति की लाश को फेंक देते हैं। पूरी कहानी सुनने के बाद उनकी बताई जगह पर पुलिस कीर्ति की लाश को ढूंढने के लिए जाती है, पर कीर्ति की लाश वहां पर नहीं मिलती। इसके बाद पुलिस कई महीनों तक वडाला की उन समुद्री खाड़ियों में सर्च ऑपरेशन चलाती है, पर फिर भी कीर्ति की लाश नहीं मिलती। पुलिस वालों का मानना था कि शायद लाश उन खाड़ियों से बहते हुए समुद्र में चली गई हो, जिसकी वजह से उसे ढूंढ पाना नामुमकिन था। इसलिए पुलिस वाले सबूतों के आधार पर इस केस की चार्जशीट तैयार करते हैं और फिर कोर्ट में उन दोनों के खिलाफ मुकदमा दायर करते हैं। इस केस की सुनवाई अभी कोर्ट में चल रही है। हालांकि सुनवाई के दौरान खुशी सहजवानी को कोर्ट ने जमानत दे दी, क्योंकि खुशी ने अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट में बताया कि उसे नहीं पता था कि सिद्धेश कीर्ति को जान से मार देगा
और कीर्ति को मारने के बाद सिद्धेश ने उसे भी मारने की धमकी दी थी, जिसकी वजह से अब तक चुप थी। खैर, इस केस का दूसरा आरोपी सिद्धेश तमंकर अभी भी जेल में है। अब देखना होगा कि कोर्ट इस केस में क्या फैसला सुनाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब बखैर।